Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the part second of our video, the mechanical properties of dental material. So the property we are going to discuss today is hardness. So what is hardness? पहले definition देख लेते हैं. Hardness is the resistance of a material to penetration or indentation when indented by a hard asperity. देखो मेरे पास एक बॉडी है, जब मैं उसको इंडेंट करूँगा या पेनेट्रेट करूँगा और बॉडी की रेजिस्टेंस जो मेरे इस इंडेंटेशन को या इस पेनेट्रेशन को रेजिस्ट करेगी तो उसको हम कहेंगे हार्डनेस. ये एक रेजिस्टेंस है बॉडी की किस चीज़ के ख़िलाफ़? पेनिट्रेशन और इंडेंटेशन के ख़िलाफ़. ये दोनों वर्ड्स जो है ना, ये इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन, ये आपको माइंड में रखने चाहिए क्योंकि आगे हम फिर पढ़ेंगे एब्रेजन रेजिस्टेंस. तो इन दोनों को फिर एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना आपने. अच्छा, before discussing test, let's discuss the hardness in details. A material is considered to be hard if strongly resist indentation by a hard material like diamond. देखो हम कैसे कहेंगे कि ए मटेरियल बी मटेरियल से ज़्यादा हार्ड है? हम रिलेटिवली और कंपैरिजन करेंगे किस चीज़ से? एक स्ट्रॉन्ग पेनेट्रेशन के थ्रू. अगर एक बॉडी पेनेट्रेशन को रेजिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हार्ड है. अगर कोई बॉडी उसको वल्नरेबल है और जल्दी से पेनेट्रेट हो जाती है तो वो बॉडी फिर सॉफ्ट कहलाएगी. द वैल्यू ऑफ हार्डनेस इज ऑफन रेफर एज हार्डनेस नंबर. अ लो हार्डनेस नंबर इंडिकेट सॉफ्ट मटेरियल. देखो मैंने एक बॉडी को इंडेंट किया, मुझे पता चला कि ये बॉडी इतनी हार्ड है या इतनी सॉफ्ट है. कितनी सॉफ्ट है इसकी जो मेजरमेंट है ना, जो वैल्यू है वो उसको हम क्या किससे मेजर करेंगे? उसको हम हार्डनेस नंबर से मेजर करेंगे. तो हार्डनेस नंबर वैल्यू है जो हमारे पास किस चीज़ को मेजर करती है? हार्डनेस को मेजर करती है. यहाँ पर क्लियरली डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो कि हार्डनेस जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास एक वैल्यू है हार्डनेस नंबर जो क्या करती है? मेजर करती है हार्डनेस को. जो हार्ड मटेरियल होगा उसकी हार्डनेस वैल्यू ज़्यादा होगी, जो सॉफ्ट होगा उसकी हार्डनेस नंबर वैल्यू कम होगी. अच्छा, हमारे पास हार्डनेस की मुख्तलिफ टाइप्स है. ये जो सारे टाइप्स है ना, ये जो टाइप्स है ना, ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इंडेंटेशन आर इंडेंटर. देखो यहाँ पर मैंने कहा कि हम हम इंडेंटेशन करेंगे या पेनिट्रेशन करेंगे. तो पेनिट्रेशन किस शेप में करेंगे, किस चीज़ से करेंगे? तो उस चीज़ की, उस थिंग की जो शेप होगी जिससे हम पेनिट्रेशन करेंगे एक बॉडी में, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट रखे हैं. एक है हमारे पास बर्नल, एक है हमारे पास नूब, एक है विकर्स, नेक्स्ट वन इज़ रॉकवेल, शोर ए, मोह एंड मॉयर्स. तो ये सारे जो टेस्ट है ना, ये ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ इंडेंटर है. देखो आगे देखते हैं. देखो मैंने कहा ना कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है. मैं इंडेंटेशन कर रहा हूँ इन इंडेंटर से. तो जिस इंडेंटर का जैसा शेप होगा उसके मुताबिक मैंने उसका नाम रखा है. तो देखो विकर्स एंड नूब यूज़ डायमंड पैरामिड इंडेंटर्स. विकर्स और नूब जो है ये दोनों डायमंड पैरामिड इंडेंटर्स यूज़ करते हैं. ये जो पैरामिड है ना, ये जो इंडेंटर है ये किस शेप में होगा? डायमंड पैरामिड शेप में. किन टेस्ट में? विकर्स और नूब में. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो आप नूब जानते होंगे. नूब कैसे कहते हैं? नूब बिगिनर को कहते हैं जो एक्सपर्ट नहीं हो. तो नूब में जो वन एक्सिस है इस डायमंड पैरामिड का, वो लॉन्गर है देन अदर एक्सिस. तो मीन्स इट इज़ नॉट परफेक्ट, नॉट एक्सपर्ट. यू कैन रिलेट विथ एक्सपर्ट. सो जब आपसे पूछा जाए इन दोनों में अक्सर इंसान कन्फ्यूज़ होता है. तो विकर जो है इनका दोनों जो शेप है डायमंड पिरामिड के वो इक्वल है. लेकिन नूब में एक एक्सिस लॉन्गर है, वन एक्सिस इज लॉन्गर देन अदर. And in wicker both are equal, so rectangular shape is occupied. The wicker diamond pyramid has square base, while in noob one axis of pyramid is much larger than other and has a rectangular base. तो मैंने ये सब कंसेप्ट आपको दे दिया. अच्छा, हमारे पास बर्निल को आप बी से आप बाल अपने जहन में याद कर सकते हो. यहाँ पर भी एक बॉडी है, इंडेंटेशन हो रही है, लेकिन किस इंडेंटर से हो रही है? एक बाल शेप इंडेंटर से हो रही है. तो इसको हम फिर बर्निल कहेंगे. देखो विकर हार्डनेस नंबर और नूब हार्डनेस नंबर ये मुख्तलिफ मटेरियल का मुख्तलिफ होगा. हमारे पास इनेमल का मुख्तलिफ होगा, मेटल्स का मुख्तलिफ होगा. तो ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, बर्निल में क्या है? बाल शेप इंडेंटर है.
अच्छा, मैंने तो इंडेंटेशन की, इस बॉडी में जो इंडेंट है ये इस इंडेंटेशन कहते हैं। मैंने इंडेंटेशन की। अब ये इंडेंटेशन इतना विजिबल नहीं होता कि हम विजुअलाइज करें अपने आइज से। तो फिर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस इज मेड यूजिंग अ माइक्रोस्कोप एज द इंडेंटेशन आर टू स्मॉल टू सी विद नेकेड आइज। सिंपल, यू कैन मेजर द हार्डनेस बाय मेकिंग एन इंडेंट यूजिंग नो इंडेंटर आर ऑन एनेमल और डेंटिन। देखो ये जो इंडेंटेशन हम इंडेंटर है ये हम हर बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हार्ड बॉडी है, बून हो गया, डेंटिन हो गया, एनेमल हो गया, मेटल हो गया, हमारे पास कंपोजिट फिलिंग हो गई। तो ये हर चीज़ के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, द measure of indent size and perform the brushing experiment. Measure the indent size again and calculate the difference between the two surfaces. तो वही बात है कि जितना ज़्यादा इंडेंट का साइज़ होगा उतना ही बॉडी सॉफ्ट होगी। जितना स्मॉल इंडेंट होगा, लोड ज़्यादा होगा, तो बॉडी हार्ड कहलाएगी। तो ये था हार्डनेस। इन डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे तो वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है। अच्छा, इसके बाद आता है एब्रेजन रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा था कि हार्डनेस में क्या है, पेनिट्रेशन है, रेजिस्टेंस है किस चीज़ के खिलाफ, पेनिट्रेशन और इंडेंटेशन के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूज नहीं होना। एब्रेजन रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग वाइल हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन एंड पेनिट्रेशन। आप ऐसे भी याद सकते हैं कि एब्रेजन रेजिस्टेंस एक टाइप ऑफ सरफेस रेजिस्टेंस है एक बॉडी का एक्सटर्नल एजेंट के खिलाफ, और जो हार्डनेस है वो एक एज अ होल बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। स्क्रैचिंग में आप देख सकते हो, स्क्रैचिंग में सुपरफिशियल फिनोमेना है, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। सरफेस ऑफ मटेरियल स्क्रैच आर एब्रेडेड अंडर द कंट्रोल कंडीशन। ईदर डेप्थ ऑफ द स्क्रैच, वहाँ पर डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन था, यहाँ पर डेप्थ ऑफ स्क्रैच है। और द वेट ऑफ द मटेरियल अंडर reproducible condition can be measured. Implications, अब एब्रेजन रेजिस्टेंस की implication क्या है? It is useful for comparing material of in the same class. देखो यहाँ पर important concept है, वो concept क्या है? इंडेंटेशन हार्डनेस हम किस चीज़ की कंपेयर करते हैं? दो मुख्तलिफ चीज़ों का, कि मेरे पास एक मटेरियल ए है, फॉर एग्जांपल ए है मेरे पास इम्प्रेशन मटेरियल, और बी है मेरे पास सीमेंट, या मेरे पास एक मेटल है और एक टीथ है। तो जो हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो हम हार्डनेस लेंगे, लेकिन एब्रेजन रेजिस्टेंस हम कहाँ पर लेंगे? एब्रेजन रेजिस्टेंस हम दो उन चीज़ों का लेंगे जो सेम क्लास से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल दो मेटल्स हो गए, दो सीमेंट्स हो गए, डेंटिन और विद इन डेंटिन के मुख्तलिफ पोर्शंस है वो हो गए। तो इससे वाज़ेह है कि जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं उनमें डिफरेंस भी इतना नहीं होता। तो वो हम जस्ट सुपरफिशियल स्क्रैचिंग से मेजर कर सकते हैं। तो एब्रेजन रेजिस्टेंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मटेरियल सेम क्लास से बिलोंग करते हो, और हार्डनेस हम कहाँ पर यूजुअली यूज़ करते हैं जहाँ पर दो डिफरेंट क्लासेस हो। However, it may not be useful for comparing material of different classes like metals and plastic, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा इंडेंटेशन चाहिए, वहाँ पर स्क्रैचिंग से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पर हम फिर क्या यूज़ करेंगे? हार्डनेस यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और फिनोमेना है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो है क्रीप। क्रीप और जो फ्लो है ना, क्रीप और फ्लो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो क्रीप क्या है? इट इज़ द टाइम डिपेंडेंट, पहली बात टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल। ये एक टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल है। इसका क्या मतलब है मैं आगे समझाने वाला हूँ। डिफॉर्मेशन तो आप जानते होंगे स्ट्रेन को कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्ट्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट अप्लाइड लोड। It implies a relatively small deformation produced by a relatively large stress over a longer period of time. देखो क्रीप में तीन बातें हैं। एक बात ये कि ये एक स्मॉल डिफॉर्मेशन है। कितना डिफॉर्मेशन है? क्रीप स्मॉल डिफॉर्मेशन है। लेकिन ये डिफॉर्मेशन क्रिएट कैसा होता है? ये रिलेटिवली लार्ज स्ट्रेसेस से क्रिएट होता है, और ये स्ट्रेसेस कितने टाइम के लिए अप्लाई होंगे? फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो सिंपल, क्रीप इज स्मॉल डिफॉर्मेशन produced by relatively large stresses over a longer period of टाइम। फ्लो में फिर इसके अपोजिट है, तो फिर हम आगे देखेंगे, लेकिन ये क्रीप का फिनोमेना है। दिस में भी स्टैटिक और डायनामिक इन नेचर। ये क्रीप स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है। तो इन दोनों को फिर देखते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक क्रीप। स्टैटिक क्रीप, इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ कंप्लीटली सॉलिड सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट स्ट्रेस। डायनामिक क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस इज फ्लक्चुएटिंग सच एज इन फटीग टाइप टेस्ट। फिटिंग में हमने सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, स्टैटिक और
डायनामिक में ये जो हमारा पास जो स्ट्रेस है, हमने देखा ना यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो डायनामिक में क्या होगा, ये जो स्ट्रेसेस है ये साइक्लिक फॉर्म में होंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। और स्टैटिक क्रीप में क्या होगा, ये जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेस है ये कॉन्स्टेंटली बॉडी पर अप्लाइड होगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली बॉडी पर फ्लक्चुएट नहीं, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा, एक कांस्टेंट कॉन्स्टेंटली बॉडी पर अप्लाइड रहेगा। तो ये स्टैटिक और डायनामिक क्रीप का फिनोमेना हो गया। डिफिनीशन आप देख लो। अच्छा, क्रीप तो हमने पढ़ लिया, हमने कंसेप्ट भी समझ लिया, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, मैंने हर एक प्रॉपर्टी आपके साथ डेंटल मटेरियल के साथ रिलेट की है। तो डेंटल एमलगम में कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रीप है। पोर्सिलिन में कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ था, वो डेंचर बेस में भी था। पोर्सिलिन में हमारे पास हार्डनेस था और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ था। तो फिर आप जाके पहले वीडियो में देख सकते हो। तो इम्पॉर्टेंस क्रीप कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एमलगम में। एमलगम क्या है, एक रिस्टोरेटिव मटेरियल है, फिलिंग मटेरियल है, जिससे हम कैविटीज फिल करते हैं। हैज़ अ कंपाउंड विद मेल्टिंग पॉइंट दैट आर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर एंड द क्रीप प्रोड्यूस कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव टू द रिस्टोरेशन। देखो, एक क्रीप क्या, जब क्रीप पैदा होगा डेंटल एमलगम में, तो क्या करेगा, फिर माइक्रो लीकेज गैप पैदा करेगा। माइक्रो लीकेज गैप, ये जो हमारे पास एक कैविटी है, इसमें एमलगम पड़ा है, जो जब ये एमलगम क्रीप करेगा तो ये जो वॉल्स है यहाँ पर फिर एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा, तो ये फिर कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। ग्लास ट्यूब फ्रैक्चर अंडर स्ट्रेन बिलो ब्लो बट बेंड्स ग्रेजुअली फ्लेंड, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, अब क्या है, फ्लो क्या है। It implies a greater deformation produced by relatively small stresses applied for a short period of time। देखो, ये एक greater deformation है, स्ट्रेस कितने होंगे, स्मॉल स्ट्रेस होंगे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होंगे। क्रीप में सिर्फ डिफॉर्मेशन जो था वो लेस था, स्मॉल था। यहाँ पर ग्रेटर डिफॉर्मेशन है, स्मॉल स्ट्रेसेस है और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। फ्लो वैक्सिस में होता है और ये डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा और कम ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस अप्लाई करेंगे हम। तो ये क्या है, ये फ्लो है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी। when a material undergoes full elastic recovery immediately on the removal of an applied load, it is said to be elastic। वही हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी पढ़ा था, जब एक बॉडी इमीडिएटली अपनी पोजीशन में आएगी और जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है, जब ये स्ट्रेस रिमूव होगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। ये एक इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, और जो मटेरियल इलास्टिसिटी ऑक्युपाई करता है या ये प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको हम फिर इलास्टिक कहेंगे। तो इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी एंड दोज हु हैविंग इलास्टिसिटी इज सेड टू बी इलास्टिक इन नेचर। अच्छा, वेस्को इलास्टिसिटी क्या है। ये एक मेरे पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को आपने देखा होगा, जब आप इसको खोल लेते हो तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, लेकिन जिस तरह पहले होता है उस पोजीशन तक जाना उसका नामुमकिन है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन फिर भी रहता है, और एक टाइम डिपेंडेंट होता है। मींस कि जब हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो ये फिर भी कुछ टाइम लेता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में तक पहुंच जाए। तो दो बातें हैं, ये तो एक टाइम डिपेंडेंट रिकवरी है, और दूसरा क्या कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वेस्को इलास्टिसिटी। डिफिनीशन देख लेते हैं। इफ इलास्टिक रिकवरी टेक प्लेस स्लोली, देखो इलास्टिक टाइम डिपेंडेंट की बात आ गई, और इफ डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन रिमेन्स द मटेरियल सेड टू बी वेस्को इलास्टिक। सिंपल कंसेप्ट है। देखो, स्प्रिंग किस चीज़ की एग्जांपल है, स्प्रिंग इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक मटेरियल, वाइल जो डैशपॉट है किस चीज़ की एग्जांपल है, इज एग्जांपल ऑफ वेस्को इलास्टिक मटेरियल। अच्छा, ये दो मॉडल है, इसकी कम्बिनेशन और इसकी ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल मॉडल में ये जो कम्बिनेशन है किस तरह है, और वो वेजेट मॉडल कोई वेगेट मॉडल कहता है, तो इसमें कैसे है। अच्छा, तो देखो मैक्सवेल मॉडल में ये क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्रिंग रिप्रेजेंट इलास्टिक मटेरियल। ये हमारे पास डैशपॉट है, डैशपॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैशपॉट रिप्रेजेंट वेस्को इलास्टिक मटेरियल। तो जब हम इलास्टिक मटेरियल और वेस्को इलास्टिक मटेरियल को सीरीज फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं तो इसको हम मैक्सवेल मॉडल कहेंगे, ठीक है ना। जब हम इलास्टिक और वेस्को इलास्टिक मटेरियल को पैरेलल फॉर्म में अरेंज करेंगे तो उसको हम कहेंगे वोगेट मॉडल और वेजेट मॉडल। तो ये दोनों मॉडल है। मैक्सवेल मॉडल में
सीरीज़ कम्बिनेशन है और वेगेट मॉडल में क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन है। If you learn something valuable from this video, please give a favor, like this video, subscribe this channel and share this video with your friends. Thank you so much.